Hello everyone, welcome to my all student on this channel. Myself Deepak Kumar. I have completed my BSc Nautical Science from TS Chanakya. Now I am Merchant Navy officer. Today I am going to discuss about heat of hydrogenation. तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन टर्म का यूज़ यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी ऑलरेडी जस्ट हाइपर कंजुगेशन पढ़ चुके हैं. तो हाइपर कंजुगेशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए मुझे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करना है. ठीक है, तो पहली चीज़ आती है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है क्या है और वो स्टेबिलिटी से कैसे डिफर है और स्टेबिलिटी पे कैसे वो डिपेंड करता है. इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे. तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आप समझते ही होंगे, मीन्स कोई भी वहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे और वहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा, यही तो होगा. मीन्स डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे और हाइड्रोजन ऐड होगा. तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब ही हो रहा है कि हाइड्रोजन का एडिशन, और वो किसके करस्पॉन्डिंग हो रहा है, हीट देने से हो रहा है. तो हीट देने से बॉन्ड ब्रेक होगा और वो डबल बॉन्ड टाइप का बॉन्ड होंगे. वो अगर ब्रेक होता है तो वहाँ पे फिर हाइड्रोजन जब ऐड होता है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन. तो हाइड्रोजनेशन हो रहा है मीन्स इस डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और H2 का एडिशन हो रहा है. तो इसमें जो एनर्जी जो रिलीज हुआ ड्यूरिंग द रिएक्शन टू फॉर्म दिस स्ट्रक्चर दैट एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट, हाइड्रोजनेशन एनर्जी. तो ये हाइड्रोजन एनर्जी क्या होता है, जो टोटल ये रिएक्शन जब प्रोडक्ट हुआ और प्रोडक्ट फॉर्म होने से जो स्ट्रक्चरल कंपाउंड बना, उससे जो एनर्जी रिलीज हुआ दैट एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन एनर्जी. और जो मुझे इस चीज़ को कन्वर्ट करने में जो मेरे को एनर्जी लगा होगा, जो टोटल नेट एनर्जी आया होगा, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, राइट. तो वहाँ पे अब देखो क्या होगा कि इसमें कितना एनर्जी देंगे. तो सबसे पहले ये चीज़ बन जाएगा. और ये चीज़ बनने से क्या होगा, इस चीज़ बनने से क्या होगा, तो सबसे पहले पॉइंट ये यूज कहाँ से हुआ, वो हुआ हाइपर कंजुगेशन से. और हाइपर कंजुगेशन को कॉन्सेप्ट को रिलेट करते हुए मुझे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में डिस्कस करना है और वो कैसे स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है उसके बारे में भी जानना है. ठीक है, तो मैं उसी का एप्लीकेशन कर रहा हूँ आज. एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन इन कंपेयरिंग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ वर्किंग. तो हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो हाइपर कंजुगेशन का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लो, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है और उसका यूज़ कैसे यहाँ पे होंगे, वो चीज़ें अभी समझ में आएंगी. ठीक है, तो चलो ये तो आपका अल्किन है, C11CHHHH. अल्किन में मैंने H2 ऐड कर रहा हूँ, मीन्स हाइड्रोजनेशन का मतलब ये हाइड्रोजन ऐड होना. तो ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, बॉन्ड ब्रेक होगा और कुछ H ऐड हो जाएंगे, राइट. तो यहाँ पे जो रिएजेंट यूज किया है ये रिएक्टेंट है, दिस इज रिएजेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट, राइट. तो रिएक्टेंट मैंने क्या यूज किया, निकल प्लेटिनम. अगर इसको 250 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर देते हैं तो ये बॉन्ड इटसेल्फ ब्रेक हो जाएगा, राइट. डबल बॉन्ड है तो वो क्या आ जाएंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे. और देन H2 जो होगा, H2 इस पर अटैक करेगा और कुछ कार्बन पे 3 बॉन्ड और कार्बन पे 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएंगे, राइट. तो यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे क्या होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन, क्या हुआ होगा. तो सबसे पहले जब हीट दिए होंगे तो हीट देने से क्या हुआ होगा, बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, पाई बॉन्ड ही तो ब्रेक होगा. तो यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, है ना, ऐसा कुछ CCH और ये बॉन्ड ब्रेक करे, यहाँ पे फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया होंगे. तो हुआ क्या, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया. ब्रेक कौन कौन सा हो रहा है और क्या क्या फॉर्म हो रहा है वो देखते हैं. पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, यही तो ब्रेक हुआ. 1 पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, 1 पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ. तो ऑब्वियस 1 पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होता है और बहुत ही कम एनर्जी लगती है. तो बहुत कम एनर्जी पे ही ब्रेक हुआ, मीन्स 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही ब्रेक हो गया. और इसके साथ क्या हुआ, हाइड्रोजन भी ब्रेक हो गया. तो हाइड्रोजन जब ब्रेक होंगे H2 तो H में फ्री रेडिकल, ये 2 मोल बन जाएंगे, यही तो होगा 2H फ्री रेडिकल. तो यहाँ पे फिर से क्या हुआ, 1 सिग्मा बॉन्ड भी ब्रेक हुआ. तो यहाँ पे एनर्जी देना पड़े. तो जब सिस्टम को एनर्जी देना पड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक प्रोसेस. तो यहाँ पे जो एनर्जी मैंने दिया, अभी जस्ट दिया हूँ मैं, फाइनल क्या होगा वो नहीं मालूम, बट अभी देखता हूँ. तो पहले मुझे क्या देना पड़ा, एनर्जी देना पड़े. तो सपोज ये टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे लगा होगा x जूल पर मोल लगा होगा मुझे, जो अभी इसको एनर्जी दिया होगा. कितना यूज हुआ होगा, x मोल एनर्जी. x मोल कब हुआ होगा, जब इन दोनों का बॉन्ड ब्रेक किए होंगे. पाई एंड H का जो HH का बॉन्ड था उसको ब्रेक करने में मुझे x जूल पर मोल एनर्जी लगा, है ना. अब ये क्या हुआ, अब ये निकल प्लेटिनम एंड प्लेडियम मिलकर इसको
H2 का एडिशन करा दिया, जो H फ्री रेडिकल बना था और ये कार्बन पर फ्री रेडिकल है, तो ये कुछ टाइप का इस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो गया, है ना। तो ये कुछ CCHH। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे क्या हुआ होगा, 3 H बने होंगे और यहाँ पे भी इस कार्बन पे 3 H आए होंगे, तो 2 तो ऑलरेडी H था और ये H एक इसके साथ आया, तो कितने बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो फाइनल बॉन्ड फॉर्म हुआ 2 सिग्मा बॉन्ड। देखो एक ये H और ये एक, तो 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा। तो 1 पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, 1 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ एंड 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो ऑब्वियस जो 1 पाई बॉन्ड फॉर्म ब्रेक करने के लिए मुझे बहुत कम एनर्जी देना पड़ा होगा, है ना, और 1 सिग्मा बॉन्ड को थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ा होगा। तो देखो ये 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो क्या हो रहा होगा, एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो दोनों एनर्जी कंपनसेट कर रही होगा, लेकिन 1 पाई जो है उसमें एनर्जी थोड़ा लगा होगा और यहाँ पे 1 सिग्मा बन रहा है, तो इट मीन्स एनर्जी रिएक्शन से क्या हो रहा होगा, रिएक्शन से एनर्जी क्या हो रहा होगा, इवॉल्व हो रहा है, मीन्स निकल रहा होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होगा, रिएक्शन से एनर्जी अगर निकल रहा होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो 2 सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा तो इसको कंपनसेट कर दिया होगा ये इसको, और 1 सिग्मा फिर बचा होगा, तो 1 पाई से ज़्यादा इसको एनर्जी निकला होगा, रिलीज हुआ होगा। तो यहाँ पे जब बॉन्ड जब ये एच ऐड होते हैं तो एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो सपोज ये जो दोनों जो H है, वो H को एडिशन होने में मुझे Y एनर्जी लगा हो, Y एनर्जी निकला होगा, -Y किलो जूल पर मोल, 1 मोल से इतने एनर्जी मुझे निकले होंगे, है ना। तो एनर्जी मुझे देना पड़ा x मोल, x जूल पर मोल, और निकला कितना, y जूल पर मोल। तो इसका क्या मतलब है, तो नेट एनर्जी ऑब्वियस तुम्हें दिख रहा है, तो y क्या ज़्यादा है, तो x माइनस वाई हमेशा क्या होगा, x माइनस वाई ऑलवेज माइनस कोई समथिंग z आ रहा है, तो ये ऑलवेज माइनस z होगा, जूल पर मोल, ऐसा कुछ फॉर्म होगा, है ना। तो हमेशा z जो होगा वो z क्या होगा, माइनस होगा या नहीं होगा। क्यों होगा माइनस, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक क्यों है, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और 1 पाई और 1 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो टोटल अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात किया जाए तो ओवरऑल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होती है उसी को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पे निगेटिव एनर्जी आया होगा, तो y जो होगा वो नेगेटिव है और x जो है पॉजिटिव है, तो -y ऑलवेज x से तो ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा है यहाँ से एनर्जी निकल रहा है जो दे रहे हैं सिस्टम में, और जो एनर्जी निकल रहा है तो हमेशा क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा। तो देन वी कैन से दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू -z जूल पर मोल। इट मीन्स ओवरऑल रिएक्शन ऑफ दिस कंपाउंड इज एक्सोथर्मिक नेचर्स। तो ये जो रिएक्शन है टोटल का टोटल, ये क्या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या देखा, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को ब्रेक किया और H2 का एक सिंगल बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये कोई कंपाउंड फॉर्म हुआ। तो यहाँ से जो 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, इससे एनर्जी निकला होगा, और वो निकला होगा जो माइनस में वो ज़्यादा रहा होगा, इसलिए ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक होने का मतलब है कि रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड हो रहा है। रिएक्शन कैसा जा रहा होगा, फॉरवर्ड प्रोसीड हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे ये रिएक्शन फेवरेबल कर रहा है किसको, प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। तो प्रोडक्ट तभी फॉर्म होगा जब रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और उससे एनर्जी फॉर्म निकल रहा होगा, राइट। तो अब देखते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में क्या हो रहा था। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में हो रहा था कि वो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा था, एक्सोथर्मिक नेचर्स में हो रहे थे, मीन्स एनर्जी रिलीज हो रहा था। तो वही मैंने लिखा है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज द एक्सोथर्मिक इन नेचर ड्यू टू फॉर्म 2 सिग्मा बॉन्ड एंड ब्रेक 1 पाई 1 सिग्मा, सो इन ओवरऑल रिएक्शन एनर्जी विल रिलीज्ड। तो ओवरऑल रिएक्शन में को क्या हो रहा होगा, एनर्जी रिलीज हो रहा होगा नहीं कि नहीं हो रहा होगा। क्यों हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 सिग्मा फॉर्म हो रहा है, 1 पाई और 1 सिग्मा ब्रेक हो रहा है, राइट। तो 1 पाई ब्रेक होने में बहुत ही कम एनर्जी लगता है, यहाँ पे 2 सिग्मा फॉर्म हो रहा है, तो ओवरऑल एनर्जी क्या हुआ होगा, सिस्टम से रिलीज हुए होगा। तो सिस्टम से जब एनर्जी रिलीज होता है तो वो एक्सोथर्मिक होती है नेचर्स में। तो एक्सोथर्मिक है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हुआ है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, राइट। और एक चीज़ और होता है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है क्या, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का सिंपल डिफिनेशन ये होता है कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड जो पहले ऑलरेडी डिस्कस किया था अल्किन के साथ, तो वो 1 मोल कंपाउंड को उसका स्ट्रक्चर्स डबल बॉन्ड ब्रेक करने में जो एनर्जी रिलीज हुआ होगा कंपाउंड से, दैट एनर्जी इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, राइट। ठीक है,
तो उसके बारे में भी लिख लो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है ना। तो अभी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में देख रहे थे क्या हो रहा था, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे और HH का एडिशन हो रहा था। तो वही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है क्या है, दिस इज द amount of energy released when 1 mole of the compound is completely hydrogenated to get corresponding structural compound। मीन्स डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे, वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होंगे, तो वो corresponding जब स्ट्रक्चरल कंपाउंड फॉर्म हो जाएंगे डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, और वो फॉर्म होने में जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ होगा, जैसे दिखा था C डबल बॉन्ड C थे, उसमें कुछ निकेल 250 डिग्री सेल्सियस पे प्लस H2 का ऐड हुआ था, तो ये एक तरह से निकेल एक कैटलिस्ट लिया था, तो जब इसके एडिशन से क्या हुआ था, C सिंगल बॉन्ड C बन रहे थे, HH का एडिशन हो रहा था, यही हो रहा था ना। तो इससे ओवरऑल एनर्जी क्या होता था, रिलीज होता था, बाहर निकलता था, एनर्जी निकलता था। तो वो एनर्जी जो बाहर निकला है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, राइट। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इज कंप्लीटली हाइड्रोजनेटेड टू गेट करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चरल कंपाउंड। तो ऐसा कुछ हो रहा होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो रहा होगा, ठीक है। तो जो यहाँ C डबल बॉन्ड C ब्रेक हो रहे थे, जो अल्किन में हो रहा था, अल्किन से अल्केन बन रहा था, तो दैट रिएक्शन इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अब सेकंड चीज क्या होती है, इसके स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा। तो यहाँ पे मुझे एक्चुअली हाइपर कंजुगेशन चेक करना होता है। डबल बॉन्ड आएंगे, डबल बॉन्ड होंगे, उसको ब्रेक करेंगे, तो देखेंगे डबल बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग कितने अल्फा H है, वहाँ पे ऑब्वियस H ऐड होंगे डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद। तो वहाँ डबल बॉन्ड के पास जितना ज़्यादा अल्फा H होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होंगे, है ना। तो जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, आप सोचो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसका क्या होगा। तो स्टेबिलिटी अगर कंपाउंड ज़्यादा हो रहा है तो उसका ब्रेक करना क्या होगा, ईजी हो जाएगा। तो मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड विल हैव लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू HOH, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यही तो हुआ। तो अभी कंपेयर करना होगा कि किसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा, किसमें कम होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे स्टेबिलिटी चेक करना होगा। तो जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा उतना जल्दी वो बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जितना जल्दी ब्रेक होगा उतना कम एनर्जी मुझे रिएक्शन, टोटल जो रिएक्शन होगा उससे उतने कम एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि स्टेबल कंपाउंड को ब्रेक कर, डबल बॉन्ड जब ब्रेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट एनर्जी देना होगा। तो जब बहुत ज़्यादा एनर्जी अमाउंट देना होगा और जो प्रोडक्ट तुम्हारा फॉर्म हो रहा होगा जहाँ पे HH ऐड हो रहे होंगे वहाँ से कम एनर्जी रिलीज होगी, तो उसके कारण जब कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, राइट। तो हम अभी कंपेयर करेंगे कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज़्यादा है, किसका कम। तो पहले तो उसमें स्टेबिलिटी की कंपेयर करेंगे और उसका जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। समझ में आया स्टेबिलिटी से कैसे कॉन्सेप्ट रिलेट हो रहा है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से। क्योंकि डबल बॉन्ड जब कंपाउंड में होगा और डबल बॉन्ड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा एनर्जी के, उतना ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा सिस्टम को। तो जब उतना ज़्यादा अगर भाई साहब एनर्जी दोगे तो कंपाउंड जो फॉर्म होगा उसमें कम एनर्जी निकलेगा। तो नेट एनर्जी क्या हो गया, माइनस जो नेट एनर्जी आ रहा था एक्सोथर्मिक कम हो रहा है, तो यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसमें कम होगा क्योंकि एनर्जी कम रिलीज होगा, राइट। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, राइट। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, कंपेयर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो किसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा, किसमें कम होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला एग्जांपल ये मैंने लिया है और ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो उसी के बिहाफ पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये एग्जांपल फर्स्ट है, तो दिस इज ए कंपाउंड B and C, राइट। तो आप देखो इस कंपाउंड के अंदर यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना। तो सबसे पहले इसकी स्टेबिलिटी तीनों में 5 बॉन्ड है, स्टेबिलिटी चेक कर रहे थे। तो किसकी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, तो वो अल्फा H काउंट करो पहले। तो इसमें अल्फा H कितने हैं, 4 अल्फा H है या नहीं है। इसमें कितने हैं, 2 3 2 5 3 8। तो अल्फा H तो कैलकुलेट करने आ गए होंगे, इजिली है, आ गए होंगे ना। तो यहाँ पे ये इसके पास 2 है, इसके पास 2 और इसके पास 3, तो टोटल कितने होंगे, 7 होंगे ना, 7 अल्फा H। यहाँ पे देखो तो इनके पास 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 अल्फा H। तो सबसे कम अल्फा H किसमें है, इसमें है। तो सबसे कम अल्फा H है तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका हो जाएगा, C का, देन A का, देन B का। तो स्टेबिलिटी पहले लिख लेते हो। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है इसका, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी इसका हो जाएंगे B सबसे ज्यादा स्टेबल, देन A, देन C, है ना, BSC,
तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जिसका होगा उसका सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पे इसके क्रॉसवर्डिंग देखेंगे तो सी ए बी, दिस इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, सी का होगा। क्यों, क्योंकि उसकी सबसे कम स्टेबिलिटी है। तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा कंपाउंड के अंदर, ठीक है। और इनमें बहुत ही कम अमाउंट एनर्जी रिलीज होगा क्योंकि इसमें ये स्टेबल है तो ये जल्दी ब्रेक नहीं होना चाहेगा। तो जब कंपाउंड स्टेबल है तो जल्दी ब्रेक नहीं होना चाहिए तो एनर्जी कम रिलीज होगा, ऑब्वियस। तो इसलिए मैं बोला कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो इसके बिहाफ पे देखा गया तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा सी का था, देन ए का था, देन बी का था, राइट। अब ये आप एग्जाम्पल ट्राई करो खुद से। तो फिर इसमें भी अल्फा एच चेक कर लो। तो अल्फा एच से यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो टोटल कितने हो गए 7 अल्फा से एच, है ना। यहाँ पे देखेंगे तो 2 1 3 3 अल्फा एच, है ना। और यहाँ पे 4 अल्फा एच, 1 2 3 4, तो टोटल 4 अल्फा एच। तो यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, HOH का ऑर्डर क्या हो जाएगा बोलो। तो सबसे कम स्टेबल ये है तो सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा, तो B का सबसे ज़्यादा, देन C का, देन A का, राइट। तो ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन BAB, तो ये A है, ये B है और ये C है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, B का, क्योंकि ये सबसे कम स्टेबल है। तो BCA इज द ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर दिस कंपाउंड, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल ये ABCD, ये चारों में कंपेयर करना है किसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा किसमें कम होगा। तो इसके लिए फिर से स्टेबिलिटी पहले ऑर्डर डिफाइन करते हैं। तो स्टेबिलिटी के भी यहाँ पे देखेंगे तो इसमें कितने अल्फा एच है 2, यहाँ पे इसके पास है 1 और इसके पास है 2, राइट। ये नहीं, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो इसके पास ओनली 3 अल्फा एच है, यही तो है 3 अल्फा एच। इसमें 3 6 2 8 2 10, तो टोटल 10 अल्फा एच। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ये टोटल 10 अल्फा एच। इसमें देखोगे तो 3, यहाँ पे भी 1 4 5 6, तो 6 अल्फा एच, है ना। इस कंपाउंड में देखोगे तो कितने 4 अल्फा एच, 2 3 4, 4 अल्फा एच। तो स्टेबिलिटी इसमें सबसे ज़्यादा किसकी है, स्टेबिलिटी पहले देख लो फिर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देख लेते हैं। तो हीट ऑफ स्टेबिलिटी किसमें सबसे ज़्यादा होगा, बी में सबसे ज़्यादा हो जाएगा ना, 10 अल्फा एच है बी। देन किसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, सी, देन डी, देन ए, है ना। तो इसका उल्टा ऑर्डर किसका हो जाएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का, तो ए, देन डी, देन सी, देन बी, ये आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑर्डर होगा। क्योंकि ए का सबसे कम अल्फा एच था, तो सबसे कम अल्फा एच था तो ये डबल बॉन्ड इजीली ब्रेक होंगे, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा कंपाउंड में। तो स्टेबिलिटी और HOH का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे यूज करते हैं। तो हमें ये HOH निकालने के लिए सबसे पहले मुझे स्टेबिलिटी आनी चाहिए, उसके लिए मुझे हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग मुझे अल्फा एच के बारे में मालूम हो चुके हैं, राइट। तो मैं इसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेट करने का सीख चुका हूँ अभी। तो फिर एग्जाम्पल देते हो आप उससे सॉल्व करो, ये बहुत ही इजी एग्जाम्पल है अभी, है ना। तो ये नेक्स्ट से एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे क्या है C11C सिंगल बॉन्ड C, फिर ये ऐसा कुछ कंपाउंड है। तो ये चारों में कंपेयर करना है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। तो सबसे पहले पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड होंगे तो अल्फा एच कैलकुलेट करना है। तो अल्फा एच यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2 अल्फा एच, है ना। यहाँ पे कितने हो जाएंगे 6 अल्फा एच। इसमें कितना है, इसमें कितना होंगे 6 अल्फा एच, इसमें 6 अल्फा एच। अब प्रॉब्लम हो रही है कि 2 अल्फा एच तो ये ठीक है, तो इसकी सबसे कम स्टेबिलिटी होगी, है ना। तो इसका सबसे कम स्टेबिलिटी होंगे तो ये सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। तो स्टेबिलिटी पहले लिख लेते हैं, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है किसकी कम है। तो स्टेबिलिटी सबसे कम तो हो जाएगा किसका, ए का, है ना, क्योंकि सबसे कम अल्फा एच है। ये बाकी 3 कंपाउंड में देखेंगे तो क्या देख रहे हैं, ये तीनों में सेम नंबर ऑफ अल्फा एच है। तो कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, फिर ऐसा कुछ केस आता है। तो पहले ये देखना है कि यहाँ का डबल बॉन्ड है वो कितना ज़्यादा स्टेबल है। तो इसके लिए देखो ये C जो है ना और ये C, तो ये दोनों एक तरफ से इस कार्बन को दे रहा है, तो ये एक तरह से प्लस आई टाइप का शो कर रहा होगा दोनों तरफ से, है ना। ये दोनों तरफ से देने वाला है, मीन्स हाइपर कंजुगेशन तो है बट ये दोनों तरफ से हाइपर कंजुगेशन है। तो एक तरह से प्लस आई और H की इफेक्ट देखेंगे
तो प्लस एच दोनों तरफ से है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में दे रहा है, मीन्स कार्बन डबल बॉन्ड को सेम डायरेक्शन में दे रहा है। बट यहाँ पे देखोगे तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में है ना, और यहाँ पे तो एक तरफ ही है, बट यहाँ से सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है लाइक दिस, है ना। तो यहाँ पे देखने से ये पता चल रहा है कि ये कंपाउंड में सेम डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि एक ही डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, इसमें दो डायरेक्शन से मिल रहा है, देख रहे हैं, ये दोनों कार्बन में मिल रहा है, यहाँ पे दोनों कार्बन में मिल रहा है, और ये एक ही डायरेक्शन दे रहा है, इसलिए इसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी बी की, है ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, राइट। अब सिस और ट्रांस में पता ही होगा ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, कौन होता है, ट्रांस। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एंगल स्ट्रेन कम होता है, तो यहाँ पे जो ग्रुप अटैच्ड है उसमें रिपल्सन नहीं होगा, यहाँ पे रिपल्सन होगा, इसलिए ऑलवेज ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। तो इसके भी हाफ पे मैं देखा तो सी का ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा देन डी का, है ना। तो अब तो इजीली है, बी सी डी ए स्टेबिलिटी हो गई, तो एच ओ एच किसका ज़्यादा होगा, एच ओ एच सबसे ज़्यादा हो जाएगा ए का, देन डी का, देन सी का, देन बी का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है या नहीं। तो यहाँ पे इन दोनों को तो सिस और ट्रांस, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में रहेंगे तो दोनों आपस में रिपल्सन होगा यहाँ पे, तो ये ट्रांस पे ज़्यादा स्टेबल होगा, और यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन्स एक ही कार्बन को दे रहा है, तो इसलिए ये ज़्यादा उससे भी ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अल्फा एच अगर सेम हो रहा है तो कुछ इस टाइप से मुझे सॉल्व करना होगा। और भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कहीं सेम नंबर ऑफ कंपाउंड 3-4 कंपाउंड है, उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, मीन्स पाई बॉन्ड एक ही है या 2 है या 3 है, जो भी है, तो सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होगा, वहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड कर जाएगा क्या, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो उस केस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा उतना ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। कब? जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाएगा कंपाउंड्स के अंदर। तो 3-4 एग्जाम्पल होंगे, उसके अंदर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम होगा, तो वहाँ पे कार्बन की संख्या जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा, ठीक है। ओके, तो ये भी एक पॉइंट डाल देना कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आल्सो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन सेम इन एवरी क्वेश्चंस, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ऐसे समझो कि यहाँ पे ऑब्वियस पाई पाई है और यहाँ पे भी पाई 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 पाई, दोनों में सभी क्वेश्चंस में मीन सभी एग्जांपल क्या है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड है। तो पहले तो अल्फा एच कैलकुलेट करो, इसमें अल्फा एच कितने होंगे, कितने होंगे अल्फा एच इसमें होंगे 2, तो ये वाला हो गया 2, ये वाला हो गया 4, और ये 3 वाला हो गया, है ना। टोटल यहाँ पे 7 अल्फा एच है, यहाँ पे 2, 2 एंड 3, 7 अल्फा एच, राइट। यहाँ पे देखोगे तो कितने हैं, 1, 2, 3, 1, 3 अल्फा एच, यहाँ पे 1, 2 एंड 3, तो टोटल 3 अल्फा एच, है ना। तो यहाँ पे 7 अल्फा एच, यहाँ पे 7 अल्फा एच, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले स्टेबिलिटी इसको देख लो, वो कैसे होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। यहाँ पे 7 अल्फा एच है और यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, तो यहाँ रेजोनेंस है, रेजोनेंस इसमें है, और इसमें क्या है, रेजोनेंस है क्या, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। तो जब इसमें रेजोनेंस नहीं है तो इसकी स्टेबिलिटी इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ पे ये 7 अल्फा एच है तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो ये ए है, बी, सी एंड डी, तो ए जो होगा वो तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं बी में क्या है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, क्या सी में रेजोनेंस हो रहा है, हाँ रेजोनेंस हो रहा है। तो यहाँ पे तो अल्फा एच ज़्यादा है, इसमें अल्फा एच कम है। अब यहाँ पे पॉइंट होता है तो फिर किसकी कंडीशन देखेंगे, कौन डोमिनेंट फैक्टर है, डोमिनेंट फैक्टर अभी रेजोनेंस है, क्योंकि रेजोनेंस हमेशा हाइपर कंजुगेशन से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पे अल्फा एच कम होने के साथ साथ इसमें रेजोनेंस लेकिन है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो ये सी हो जाएगा। अब तो ये अल्फा एच और यहाँ पे अल्फा एच, ये अल्फा एच ज़्यादा है और ये तो रेजोनेंस में है नहीं, ये भी रेजोनेंस में नहीं है, देन तुम सिर्फ अल्फा एच से कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन बी देन डी। समझे स्टेबिलिटी की क्या हुआ, सो स्टेबिलिटी डिपेंड किस पे करेगा, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। जब दोनों चीज़ें आएंगे तो वहाँ पे रेजोनेंस डोमिनेंट फैक्टर होंगे, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो ये तो हो गया स्टेबिलिटी की। अब एच ओ एच की ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसको उल्टा हो जाएगा, डी देन बी देन सी देन ए। दिस इज द ऑर्डर ऑफ व्हाट, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का, ओके।
तो ये क्वेश्चन समझ लो कैसे हुआ, इसमें रेजोनेंस हो रहा था, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा था, ये तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल था। इन दोनों में अल्फा एच इसमें तो ज़्यादा था बट इसमें रेजोनेंस था, कंजुगेशन में था, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। और इसमें क्या हो गया कि अल्फा एच जिसमें ज़्यादा था वो मोर स्टेबल, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ओके, ये क्वेश्चन क्या है, ये दिखने में तो बड़ी अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये कंजुगेशन में है। तो जिसके कारण कंजुगेशन में होने के कारण ये इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और इसमें कितने हैं, तो इसमें 2 और इसमें 2 कंजुगेशन में है। तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और कंजुगेशन में है। तो ये तो कंपाउंड कुछ एंटी एरोमेटिक टाइप बन रहा है या नहीं, ये एंटी एरोमेटिक टाइप बन रहा है। बट ये पाई कंजुगेशन में नहीं होने के कारण ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा इन दोनों में, ज़्यादा स्टेबल बी होगा। तो स्टेबिलिटी देखोगे तो स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, बी का। क्या यहाँ पे अल्फा एच काउंट किया गया, नहीं, अल्फा एच क्यों काउंट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है कि ये रेजोनेंस में है, तो हम रेजोनेंस फैक्टर अप्लाई किया, राइट। अल्फा एच इसमें काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो रेजोनेंस जहाँ पे हो रहा होगा वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हमेशा उसकी इम्पैक्ट कम होगी। तो रेजोनेंस फैक्टर ऑलवेज डोमिनेंट, राइट। तो बी इज मोर स्टेबल देन ए। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा इस केस में, ए का ज़्यादा हो जाएगा किससे, बी से, है ना। होगा ही नहीं क्योंकि ये बॉन्ड तो इजीली ब्रेक होगा। और मैंने देखा भी था ये इजीली होमो और लूमो का ट्रांजिशन हो रहा था, होमो टू लूमो इलेक्ट्रॉन वो पहुंच रहे थे, जिसके कारण वो जो कंपाउंड की स्टेबिलिटी जो डिक्रीज हो रहा था। तो उसके यहाँ पे ये एंटी एरोमेटिक हो रहा था, ये नॉन एरोमेटिक, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होंगे। तो ये बॉन्ड जब इजीली ब्रेक होगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगा। तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगा तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा, राइट। ज़्यादा एनर्जी रिलीज होंगे इसको ब्रेक करने में। तो ये तो हो गया ये क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं कैसा है। तो ये क्वेश्चन है 7th नंबर। इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। तो आप इसमें अल्फा एच देखोगे तो कितने होंगे, 4 होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 है ना, और 2 यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच यहाँ पे कितने होंगे, 8 अल्फा एच। यहाँ पे देखोगे तो कितने हैं, सिर्फ 1 अल्फा एच। और ये तो अल्फा एच से ये ज़्यादा स्टेबल है। और एक और चीज़ है कि ये डबल बॉन्ड रोटेट नहीं हो रहा है, बट ये रोटेट हो रहा है। तो जब ये स्पिन होगा ये कंपाउंड तो ऑब्वियसली ये स्टेबल नहीं होगा, है ना। तो ए इज मोर स्टेबल देन बी। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज़्यादा हो जाएगा, बी का ज़्यादा होगा ऐसे, है ना, क्योंकि रोटेशन भी नहीं हो रहा है ए में, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल होगा और ये बॉन्ड ब्रेक करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो इसलिए मैं बी, ये स्टेबल है तो इसको ब्रेक करना टफ हो जाएगा, राइट। ये स्टेबल नहीं है तो इसको टफ नहीं होगा, इजीली ब्रेक हो जाएंगे। इसलिए ए इज मोर स्टेबल देन बी, दैट्स व्हाई एचओएस इज बी इज ग्रेटर देन ए, राइट। तो यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बी का ज़्यादा होगा क्योंकि ये घूम रहा है, घूमने से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये टिपिकल एग्जाम्पल है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, इनके पास 4 अल्फा एच है ना, एच 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 4 अल्फा एच है। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पर भी 4 अल्फा एच है ना, बट यहाँ पे 0 अल्फा एच है। ये तो एक कंडीशन हो गया अल्फा एच, बट यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है। तो इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये होगा या ये होगा, ऑब्वियस जिसमें ज़्यादा स्टेबल हो रहा है वो होगा स्टेबल, है ना। तो ये स्टेबिलिटी अगर कंपाउंड के अंदर देखा जाए तो ये थोड़ा सा एक टिपिकल एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है भाई साहब, जो एनर्जी होती है, जो मैंने ऑलरेडी एनर्जी प्रोफाइल बता चुका हूँ, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड का, तो ये 208 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी होती है जहाँ पे ये बेंजीन होता है, और ये होता है 120 पे, राइट। तो जब आप एनर्जी डायग्राम देखोगे बेंजीन का, तो बेंजीन जो होता है एक्चुअली वो 280 पे होता है ना, 208 पे होता है, और ये जो होता है 120 पे होता है। तो इसका एनर्जी क्या है, कम है। तो एनर्जी कम है तो ये ज़्यादा स्टेबल है। तो इनमें और इनमें देखा जाए तो ये इज मोर स्टेबल। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल हो जाता है। तो यहाँ पे ये और इन दोनों में देखा जाए तो ये ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इनका एनर्जी जो है 120 पे ही ये इनका एनर्जी लेवल है और ये 208 पे है। तो बेंजीन का एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम, एनर्जी लेवल ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी इसका कम होगा, और इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ए और सी में तो मुझे ये पता चल गया, ए और सी में ए का ज़्यादा होगा, सी का कम।
अब इन दोनों में प्रॉब्लम फंसती है, यहाँ पे 4 अल्फा एच, यहाँ पे तो दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, इसमें अल्फा एच कम है। अब देखोगे तो ये अल्फा एच है ना, तो ये कंटिन्यूअस यहीं तक डिलोकलाइज है, बट इसमें इलेक्ट्रॉन जो है पूरी डिलोकलाइज है ना। तो इससे क्या हुआ, ये इसमें पूरी डिलोकलाइज है और इसमें डिलोकलाइज नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जब यहाँ पे हाइड्रोजन अटैक करने आएगा तो हाइड्रोजन कहाँ पे इजीली अटैक कर सकता है, यहाँ पे इजीली अटैक कर सकता है या यहाँ पे अटैक हो सकता है। तो अब हाइड्रोजन वहाँ पे इजीली अटैक करेगा जहाँ पे डबल बॉन्ड जो होगा वो अनअवेलेबल होगा, मतलब इजीली वो इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा, तो वहाँ पे इजीली ब्रेक हो सकता है, तभी तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा। नहीं समझा। देखो क्या है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड ब्रेक हो, अभी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में क्या होता था, जब आप एनर्जी देते थे और जब कंपाउंड फॉर्म होता था उससे एनर्जी रिलीज होता था, तो जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है वो ज़्यादा स्टेबल है, उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा हो रहा था। तो वही स्टेबिलिटी में देखोगे तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड में इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड पूरी की पूरी साइक्लिक पे, और ये एरोमेटिक कंपाउंड है, और ये तो एरोमेटिक नहीं है ना, ये देखो ये एरोमेटिक है क्या, नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक टाइप है ना, और ये एरोमेटिक है। अब समझ में आया, जब एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक आया तो कौन ज़्यादा स्टेबल है, एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल है। इसलिए ए और बी और सी में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, सी ज़्यादा स्टेबल होगा देन बी। अब क्या होगा, जब यहाँ पे हाइड्रोजन अटैक करने आएगा, तो यहाँ पे मुझे बहुत ही कम एनर्जी में ही हाइड्रोजन अटैक कर जाएगा, और जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा, तो इसके बिहाफ पे भी इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो बी सबसे कम स्टेबल है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बी का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, देन सी आएंगे, देन ए आएगा। तो ये और सी में देखा जाए बेंजीन और इसमें, तो ये स्टेबल ज़्यादा है क्योंकि एनर्जी लेवल इसका कम होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होता है, तो इसका एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इन दोनों में तो प्योर पिक्चर क्लियर है कि यहाँ पे 120 पे ये होता है, ये 208 पे होता है, तो इसका एनर्जी हमेशा कम होता है, तो एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम हो जाए। बस इन दोनों में लफड़ा फंसता है क्या, वही एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक वाला। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, तो जब ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है तो यहाँ पे इजिली अटैक करेंगे और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, इसलिए बी का सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट में एरोमेटिसिटी चेक किया और इन दोनों में थोड़ा एक्सपेरिमेंटल चीज़ें चेक किया, राइट, जो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ था। तो ये थोड़ा क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हो जाता है, बट आप लॉजिकली समझ सकते हो। अगर आप बेंजीन बहुत बार देखोगे एनर्जी डायग्राम, तो ये सबको पता हो जाता है कि बेंजीन और इसके एनर्जी में ऐसा कुछ डिफरेंस होता है, तो ये क्लियर होते हैं बच्चे को। तो ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल भी है और थोड़ा लॉजिकल भी है, राइट। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, तो आप ये समझ गए होंगे, तो शायद अब इससे टफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में कुछ क्वेश्चन आएंगे नहीं।